जब 35 वर्षीय पाजुजू अल्गोराड को अक्टूबर 2014 में कई अनसुलझी गुमशुदगियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, तो नॉर्थ कैरोलिना के क्लेमेंस समुदाय में किसी को भी हैरानी नहीं हुई। अल्गोराड को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं थीं और उसके डरावने घर की मौत, सड़न व खून से जुड़ी अफवाहें सालों से फैल रही थीं। लेकिन उसकी मां ने कहा कि उसका बेटा किसी डरावने राक्षस जैसा नहीं था। वो बस एक ऐसा इंसान था जिसे बेहद जरूरत के बावजूद मदद नहीं मिली। पाजुजू एल्गोराड पहले जॉन अलेक्जेंडर लॉसन नाम का एक सामान्य अमेरिकी लड़का था। तो आखिर क्या वजह थी कि एल्गोराड एक बेरहम हत्यारा बन गया? वो कैसे इस डरावने रास्ते पर आ गया जहां उसे उपेक्षा, आत्महत्या और सड़न ने घेर लिया? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस केस से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जब हम पाजुजू अल्गोराड और उसके डरावने घर की परेशान कर देने वाली कहानी का विश्लेषण करेंगे। पाजुजू अल्गोराड का जन्म 12 अगस्त 1978 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में जॉन अलेक्जेंडर लॉसन नाम से हुआ। एल्गोराड के शुरुआती जीवन के अधिकांश विवरण बहुत हद तक धुंधले हैं। डॉक्यूमेंट्री निर्माता पैट्रिशिया गिलेस्पी, जिन्होंने एल्गोराड पर द डेविल यू नो बनाई, ने कहा, उसने कहा था कि वो इराक से है। उसने कहा था कि उसके पिता बड़े पुजारी हैं। लेकिन बचपन के जानने वालों ने उसे अजीब और भावुक बताया। एल्गोराड के शुरुआती जीवन के बारे में हमारे पास सबसे अच्छी जानकारी 2010 में की गई एक मनोवैज्ञानिक जांच के रूप में है, जो उसे एक हत्या के मामले में अपराध के बाद सहयोगी होने के आरोप में मजबूरन करानी पड़ी थी। ये मूल्यांकन फोर्सिथ काउंटी क्लर्क के कार्यालय से गलती से लीक हुआ था, जिसमें एल्गोराड ने कहा कि उसका जन्म अविवाहित माता-पिता से हुआ। उसने पिता को कभी नहीं देखा और उसकी एक बड़ी सौतेली बहन थी जिससे वो नहीं मिला। उसकी परवरिश उसकी मां रिश्तेदारों ने की और उसने उनकी आर्थिक अस्थिरता देखी। किशोरावस्था में वो मां के साथ नॉर्थ कैरोलिना गया। हालांकि उसकी मां सिंथिया जेम्स का कहना है कि एल्गोराड के जन्म पर वो उसके पिता से शादीशुदा थीं। उन्होंने बताया कि वे 2 साल की उम्र में नॉर्थ कैरोलिना गए थे और 8 साल की उम्र में वे अलग हो गए। एल्गोराड के पिता शराब और नशे की लत से जूझ रहे थे। उन्होंने जिंदगी जेल में बिताई और परिवार का आर्थिक सहारा नहीं बन पाए। सिंथिया ने बेटे के 12 साल के होने पर दोबारा शादी की, पर रिश्ता ज्यादा नहीं चला। स्कूल में उन्हें सिर्फ गणित में परेशानी थी, जिससे अतिरिक्त मदद चाहिए थी। उनकी एगोराफोबिया करीब 16 साल की उम्र में शुरू हुई थी। मूल्यांकन में एल्गोराड ने बचपन में दुर्व्यवहार या उपेक्षा से इनकार किया और परिवार में मानसिक स्वास्थ्य समस्या की जानकारी न होने की बात कही। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके एक चाचा को नशे की लत थी और वे कानून से उलझे थे। एल्गोराड ने बताया कि उन्होंने 9वीं कक्षा करीब 15 साल की उम्र में स्कूल इसलिए छोड़ा क्योंकि तभी उन्हें लोगों से फोबिया होने लगा था। स्कूल छोड़ने से पहले वह कमजोर छात्र थे और 13 साल की उम्र में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती हुए। कहा जाता है कि सिंथिया ने मदद के लिए भेजा था क्योंकि वे परेशान थे। इसी उम्र में उन्होंने शराब पीना भी शुरू किया था। एल्गोराड ने बताया कि उस समय उन्हें एगोराफोबिया, भीड़ या खुली जगहों का डर का निदान हुआ था। उन्होंने कहा कि जब वह अपने घर के बाहर होते हैं तो उनकी घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि वह बेहोश हो जाते हैं। उन्हें सिजोफ्रेनिया और मैनिक डिप्रेशन, अब बाइपोलर डिसऑर्डर का निदान हुआ था। क्योंकि मुझे लगता है कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें मूड स्विंग्स होते हैं।
लेकिन छोटी बातों पर नहीं। एल्गोरार्ड ने बताया कि उन्हें कभी आत्महत्या के विचार नहीं आए। मूल्यांकन में बताया गया कि एल्गोरार्ड वयस्क होने पर बहुत शराब पीते थे। रोज 12 बियर पीने का दावा करते थे, क्योंकि इससे उन्हें शांति मिलती थी। उन्होंने माना कि शराब छोड़ने पर उन्हें कपकपी होती है। हालांकि उनकी रिपोर्ट को और भी उलझा देने वाली बात यह थी कि वो अपनी कहानी को एक जैसा बनाए रखने में संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने वर्षों में अपनी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े इलाज के बारे में विरोधाभासी बयान दिए थे। पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें दवा नहीं दी गई और सिर्फ किशोरावस्था में इलाज हुआ, लेकिन बाद में बताया कि पहली बार 26 साल की उम्र में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल मिली, क्योंकि तभी से एगोराफोबिया तेजी से शुरू हुआ था। हालांकि उन्होंने कहा कि वह कई साल पहले एक इलाज कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन परिवहन समस्याओं के कारण छोड़ना पड़ा। हालांकि इस समय के आसपास उन्हें दवाइयां दी गई थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें लेना बंद कर दिया, क्योंकि उन दवाइयों से उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो ज़ॉम्बी बन गए हों। गौरतलब है कि 23 साल की उम्र में एल्गोरार्ड को नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अपने 20 के दशक में उन्हें एक महिला पर हमला करने के लिए भी गिरफ्तार किया गया था। 2010 में गिरफ्तारी से पहले वे सिर्फ एक दिन जेल में रहे थे। बचपन में नॉर्थ कैरोलिना जाने के बाद एल्गोरार्ड और उनकी मां फोर्सेथ काउंटी के छोटे से गांव क्लेमेंस में बस गए, जिसे एक छोटा लेकिन धार्मिक समुदाय कहा जाता है, जहां ज्यादातर निवासी हर हफ्ते चर्च जाते हैं। इसके अलावा यह एक ऐसा इलाका है जो बेरोजगारी और अच्छे अवसरों की कमी से जूझ रहा है, जहां युवा न केवल काम ढूंढने के लिए बल्कि शहर की सीमाओं के भीतर किसी भी तरह का मनोरंजन पाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। हालांकि सिंथिया अपने बेटे की समस्याओं से वाकिफ थीं और उन्होंने उसे मनोचिकित्सकीय मदद दिलाने की कोशिश भी की, लेकिन जल्दी ही पैसे खत्म हो गए और वो उसके लिए पेशेवरों से इलाज जारी रखने का खर्च नहीं उठा सकी। उन्होंने कहा, अच्छी बातें याद रखो, मैं बुरी बातें भूल जाती हूँ। वो किसी भी तरह से कोई फरिश्ता नहीं था, लेकिन वो कोई बुरा इंसान या डरावना आदमी भी नहीं था, जैसा कि लोग उसे कहते हैं। 1990 के दशक के मध्य से स्थानीय लोग एल्गोरार्ड की प्रतिष्ठा जानने लगे, जो खुद को पाजुजू कहता था, जबकि उसका असली नाम जॉन लॉसन था। 2002 तक उसने कानूनी रूप से अपना नाम नहीं बदला था। उसने खुद को डरावना दिखाने के लिए चेहरे पर टैटू और दांत नुकीले बनवाए, जो कथित तौर पर मेथ के नशे में किया, और वह खुलेआम इस बात का घमंड करता था कि वह नियमित रूप से जानवरों की बलि देता है। उसने तो यहां तक दावा किया कि वह मौसम को भी नियंत्रित कर सकता है। 2010 की मनोवैज्ञानिक जांच में एल्गोरार्ड ने बताया कि वह 17 साल की उम्र से सुमेरियन धर्म का पालन कर रहा है, हालांकि वह अकेला ही इसका अनुयायी था। अपनी जांच के दौरान वो इस बात को लेकर काफी चिंतित हो गया था कि वो ब्लैक मून के दौरान एक जरूरी अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। उसकी मां ने यह भी जोड़ा कि उसे एक जानवर की बलि देनी थी जो उसे पूरी करनी थी। कहा जाता है कि उसकी मां को डर था कि अनुष्ठान न पूरा करने पर वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा। इसी दौरान वयस्क होने पर एल्गोरार्ड ने नहाना छोड़ दिया। मूल्यांकन में उन्होंने कहा कि वह साल में एक बार नहाते हैं और दांत भी शायद ही कभी साफ करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वच्छता शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देती है। अपनी 20 की उम्र में एल्गोरार्ड ने थोड़े समय लैंडस्केपिंग कंपनी में काम किया, फिर बेरोजगार होकर एगोराफोबिया के कारण विकलांगता चेक्स पर निर्भर हो गए। वो जल्दी ही मां के साथ 2749 नॉब हिल ड्राइव में रहने लगे, जो हाशिए पर लोगों और मिसफिट्स का सामाजिक केंद्र बन गया। अब तक उनकी अजीब और चिड़चिड़े व्यक्ति के रूप में पहचान बन गई थी, जिससे लोग बच नहीं सकते थे, फिर भी वे आकर्षित होते थे। नेथ एंडरसन, जो पहले एल्गोरार्ड के अनुयायी थे, ने उसे अजीब करिश्मे वाला बताया और कहा कि यह खास तौर पर उन लोगों को आकर्षित करता था जो मुख्य धारा समाज में फिट नहीं हो पाते थे। उन्होंने कहा, उनकी आभा नशे जैसी है, उनकी मौजूदगी में आप आजाद और ताकतवर महसूस करते हैं। फिर जोड़ा, वो लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करते थे। क्या आप सब कानून और व्यवस्था की पूजा करते हैं? मैं अराजकतावादी बनकर दांत नुकीले
और चेहरे पर टैटू बनवाऊंगा। चैड नैंस, कैमल सिटी डिस्पैच के संपादक, ने इसे आगे बढ़ाया और देखा एल्गोराड क्लेमेंस की गहराई से धार्मिक समुदाय के बिल्कुल विपरीत नजर आने लगे। उन्होंने कहा, हर कोई चर्च से जुड़ा है तो वो शैतान बन गया, वो शैतानवादी बन गया। यहां तक कि नाम पाजुजू भी, मेरा मतलब है सोचिए, ये तो एग्जॉर्सिस्ट में राक्षस का नाम है। सबसे बड़ा, सबसे डरावना क्या है? वो है शैतान। चैड ने कहा कि एल्गोराड ने सोच समझकर अपनी छवि बनाई थी, जिसमें थोड़ा मैनसन भी शामिल था, थोड़ा एंटल लेवे, थोड़ा 1980 के दशक हैवी मेटल 666 जैसी चीजें, बस वही है। आग में और भी घी डालते हुए उसने बताया कि एल्गोराड ने 11 सितंबर के हमलों के बाद और भी ज्यादा अरबी कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, जिसमें सिर पर पहनने वाली टोपी भी शामिल थी। एक परिचित ने कहा, एल्गोराड क्लेमेंस का चार्ल्स मैनसन था। डॉक्यूमेंट्री निर्माता पैट्रिशिया गिलेस्पी ने भी यही भावना जताई कि उसे स्वीकार नहीं किया गया। धीरे धीरे उसने जानवरों की बलि जैसी चरम चीजें शुरू कर दी और खुद का मिथक बनाया। उसने लूसीफेरियनिज्म और इस्लाम जैसे विपरीत धर्मों के तत्वों को मिलाकर दिखाया कि वो अपने ईसाई पोस्ट 9/11 समुदाय की प्रतिक्रिया कर रहा था। तो वो लगातार दांव बढ़ाता जाता है और दांव बढ़ाता जाता है। डेविड एडम्स, जो एल्गोराड के 10 साल पुराने दोस्त थे, ने कहा, पहली बार मिलने पर हम बस साथ समय बिताते थे, शायद कभी कभी थोड़ा हीरोइन कर लेते थे, आप जानते हैं, बस बकवास करते थे, शराब पीते थे, खुद को और एक दूसरे को काट लेते थे, आप जानते हैं, शायद किसी पक्षी का खून भी पी लिया हो, आप जानते हैं, बस मस्ती करते थे। उसने कहा कि लोग एल्गोराड के घर घूमना पसंद करते थे क्योंकि वहां कोई नियम नहीं थे, जो चाहें कर सकते थे। लोग संपत्ति नुकसान पहुंचा सकते थे, सामूहिक यौन संबंध बना सकते थे, झगड़े कर सकते थे, फिर भी कोई पुलिस को नहीं बुलाता था, कोई शिकायत नहीं करता था। एल्गोराड के मुताबिक सब चलता था। नॉब हिल ड्राइव पर उसका घर गंदा था, वजह उसके नियमों की कमी थी। नेट एंडरसन को याद है कि उस इमारत में हमेशा बदबू आती थी। दिन के हर वक्त वहां असहनीय तेज आवाज में ब्लैक मेटल बजती रहती थी और पार्टी में आने वाले लोग लगातार लड़ते रहते थे और दंदगी बढ़ाते रहते थे। कोई कालीन पर पेशाब कर देता था या कमरे के कोनों में शौच कर देता था। चैड नैंस ने यह भी जोड़ा कि वो बिना किसी नियम के पार्टियों की आकर्षण को समझ सकते थे। जहां लोग शहर में काम और किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं ये माहौल ताजगी भरा था, जहां तोड़ फोड़ को बढ़ावा मिलता, कोई जजमेंट या दबाव नहीं था और आगंतुकों को खुलेआम नशे की चीजें दी जाती थीं। एल्गोराड की बदनामी थी कि वो अक्सर बड़े किशोरों को शिकार बनाते थे। अक्सर उनकी गर्लफ्रेंड्स हाल ही में हाई स्कूल से निकली, कमजोर और अनुभवहीन होती थीं। एम्बर बबल्स बर्च ऐसी ही एक गर्लफ्रेंड थीं, जो जब एल्गोराड से मिली तो उन्होंने अभी अभी हाई स्कूल खत्म किया था। कैडी ने याद किया कि बिर्च एल्गोराड से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गई थी, जैसे वह बिल्कुल अलग इंसान बन गई। उसने नहाना बंद कर दिया, अपनी भौहें मुंडवा लीं और अपने दांतों को नुकीला कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जानवरों को काटने में उसे आसानी हो सके। कैडी ने बताया कि वे एक दूसरे और जानवरों का खून पीने के लिए आपस में काटते थे। कैडी की जुलाई 2009 में एल्गोराड से पहली मुलाकात काफी डरावनी थी। उसने उसके घर की भयानक बदबू महसूस की और कहा कि यहाँ मौत जैसी गंध है। उसने हंसकर जवाब दिया कि ये तहखाने की लाशों के कारण है। हालांकि सालों के दौरान सिर्फ ये अजीबोगरीब और भयानक पार्टियां या उसकी लगातार नई नई लड़कियों से दोस्ती ही नहीं थी, जिसने शहर के लोगों को बातें करने पर मजबूर किया। मौत, अंगभंग व अन्य भीषण हिंसा की अफवाहें थीं। डेविड एडम्स मानते थे कि एल्गोराड डर से ताकत पाता है और वो हमेशा लोगों को शिकार और उन्हें घायल करने की बातें करता रहता था। वो अक्सर बेघर लोगों पर हमला करने की डींगे मारता था, लेकिन कोई उस पर सच में विश्वास नहीं करता था, खासकर डेविड, जिन्हें लगता था वो सिर्फ कूल दिखना चाहता है। एक बार एल्गोराड ने उससे कहा कि बेसमेंट में कोई बंद है, अगर कोई बाहर आए तो उसे न जाने दे। डेविड ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये एल्गोराड की एक और जटिल
काल्पनिक कहानी थी। बेसमेंट से कोई आवाज न सुनकर उसने खुद को सही माना। बियांका हीथ ने, जिसने 2005 में एल्गोराट के साथ एक महीना बिताया, हफिंगटन पोस्ट को बताया कि पाज सभी को कब्रों की बातें बताता था, लेकिन मैंने उस पर कभी विश्वास नहीं किया। मुझे लगता है किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। वो जब अपनी कहानी सुनाता तो कंकालों के अवशेषों पर हंसता था। एल्गोराड ने 2 वेश्याओं को अलग अलग जगहों से उठाकर मार डाला, खा लिया, कुछ अवशेष जलाए और बाकी दफना दिए। बाईस वर्षीय जोश वेड्सलर की 25 वर्षीय स्टेसी कार्टर से 1999 में ओलंपिया वॉशिंगटन से यात्रा के दौरान मुलाकात हुई। जोश के लिए अपने प्यार को सोचते हुए स्टेसी ने याद किया कि वो जानवरों से प्यार करने वाले, घुड़सवारी पसंद, मजेदार और मिलनसार इंसान थे। उनकी मुलाकात के थोड़े समय बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग न होने वाले बन गए और देश भर में घूमने के लिए एक वैन किराए पर ले ली। सभी के अनुसार जोश एक सज्जन व्यक्ति थे जो अक्सर समाज से बाहर किए गए और अलग-थलग लोगों से दोस्ती कर लेते थे। आखिरकार वो और स्टेसी बस गए और मिलकर घोड़ों का फार्म और पुनर्वास केंद्र बनाने के लिए जमीन खरीदी। 2007 में वे मॉर्गेज किश्तें नहीं चुका पाए और स्टेसी की गर्भावस्था से आर्थिक परेशानी और बढ़ गई। इस जोड़े ने 2008 में फार्म खोया और इसके बाद उनके रिश्ते में दरार आने लगी। जहां स्टेसी ने एक और घोड़े के फार्म पर काम करना शुरू कर दिया, वहीं जोश एक ट्रेलर में रहने चला गया और आर्थिक तंगी के चलते उसने नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स जैसे मारिवाना और मशरूम बेचने का विचार करना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने गलती से मशरूम मंगवा लिए, जिससे जांच एजेंसियां उसके दरवाजे तक पहुंचीं और अवैध पदार्थ मिले। जोश को फरवरी 2009 में एक गंभीर अपराध का दोषी ठहराया गया था। क्लेमेंट्स में उसकी गिरफ्तारी बड़ी खबर बनी और दोषी ठहरने के बाद उसे काम मिलना मुश्किल हो गया। स्टेसी ने आखिरी बार अपने पूर्व साथी को जुलाई 2009 में देखा था। उस गर्मी में उसने अपने बेटे के साथ समय बिताया और पूर्व जोड़े ने एक साथ दोस्तों और परिवार के साथ कुकआउट पर समय बिताया। जॉश थोड़ी ही देर बाद लापता हो गया। स्टेसी ने शुरुआत में इसकी रिपोर्ट नहीं की क्योंकि उसे लगा कि वो अपने प्रोबेशन ऑफिसर से बचने के लिए ऐसा कर रहा है और इसी वजह से उसने उससे संपर्क भी तोड़ लिया है। जैसे जैसे महीने बीते, जॉश की मां चिंतित हो गईं क्योंकि बेटे की ओर से जन्मदिन या क्रिसमस पर कोई खबर नहीं मिली। इसके अलावा स्टेसी ने देखा कि उसने उनके बेटे से भी संपर्क नहीं किया था। 2010 की शुरुआत में स्टेसी को पता चला कि उसका प्रोबेशन ऑफिसर उसे नहीं ढूंढ रहा है, इसलिए उसने 15 फरवरी 2010 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस ने खुलासा किया कि जुलाई 2009 में उन्हें उसकी कार उसके अपार्टमेंट परिसर की पार्किंग में मिली थी, जिसमें चाबी अब भी इग्निशन में लगी हुई थी। लेकिन किसी भी अधिकारी ने उसकी परिवार से संपर्क करने के बारे में नहीं सोचा था। गौर करने वाली बात है कि जॉश के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही स्थानीय अफवाहें फैलने लगी थीं, जिनमें कहा गया था कि एक आदमी जिसका नाम बाजुजू है उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। 24 सितंबर 2009 को फोर्साइथ काउंटी शेरिफ कार्यालय को गुमनाम सूत्र ने बताया कि क्लेमेंस के तेजुजू नामक व्यक्ति ने एक आदमी को गोली मारकर अपने पिछवाड़े में दफना दिया। इस सुराग के बावजूद जांचकर्ताओं ने एल्गोरात के घर की तलाशी नहीं ली। पुलिस ने बाद में दावा किया कि ये सूचनाएं संभावित कारण के लिए पर्याप्त नहीं थीं, जबकि सच तो ये था कि कम से कम कुछ सूचनाएं एक ही दिशा में, यानी पजूजू एल्गोरात की ओर इशारा कर रही थीं। एक और स्थानीय व्यक्ति जल्द ही सामने आया, सिल्विया लेबो, जिन्होंने द डेविल यू नो को बताया कि जॉश की कहानी इस प्रकार है कि एल्गोरात और उसकी गर्लफ्रेंड एम्बर बर्च ने उसे एल्गोरात के घर के बेसमेंट में फंसा लिया, कई दिनों तक भूखा रखा और उसके हाथ पैर काट दिए, फिर उसे बगीचे में दफना दिया। सिल्विया ने कहा कि उसे बर्च और एल्गोरात का वीडियो जबरन दिखाया गया, जिसमें एल्गोरात ने जोश का खून लगा बैंडाना पहना था। जो अफवाहें वो सुन रही थीं, उनसे चिंतित होकर सिल्विया ने एल्गोरात के घर आने जाने वालों से बात करने और उनकी बातें रिकॉर्ड करने की कोशिश की, ताकि उसे कोई ऐसी जानकारी मिल सके जिससे ये साबित हो सके कि अफवाह सच है, या कम से कम पुलिस को घर की तलाशी लेने का कोई ठोस कारण मिल सके।
हालांकि सिल्विया शेरिफ के दफ्तर गईं, उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। मई 2010 में अल्गोराद की मां ने उस पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, जब उसने उनका गला दबाकर उन्हें बेहोश कर दिया था। हालांकि उन्होंने आरोपों को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और इसके बाद कुछ नहीं हुआ। 5 महीने बाद अक्टूबर में वह और एक व्यक्ति, जिसका नाम निकोलस रिजी था, जोसेफ चैंडलर नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। जोसेफ चैंडलर 30 वर्षीय कानूनी रूप से नेत्रहीन व्यक्ति थे, जिनकी कई महीने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 7 जून को यार्डकिन काउंटी के डोनाहर पार्क में उनका शव नाव रैंप पर मिला। जोसेफ की मां मानती हैं कि उनके बेटे को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा बाहर था और 2 आदमियों से दुकान पर मिला। फिर वो एल्गोराड रिजी के साथ कार में डोना घर पार्क गया। जोसेफ को सिगरेट जलाते वक्त गोली लगी। एल्गोराड और रिजी ने इसे हादसा बताया। मार्च 2011 में रिजी ने अनैच्छिक हत्या स्वीकार की और उसे 13 महीने की सजा मिली। एल्गोराड पर अपराध के बाद सहायक होने का आरोप लगा और उसे उसी समय मानसिक स्वास्थ्य जांच से गुजरना पड़ा, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। जांच में एल्गोराड को शराब पर निर्भरता, पैनिक डिसऑर्डर, एगोराफोबिया और स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी मानसिक समस्याएं पाई गईं। उसे कई दवाइयां दी गईं और नशे की लत के इलाज के लिए उपचार कराने की सलाह दी गई। नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य इलाज को उसकी पर्यवेक्षित रिहाई योजना में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। एल्गोराड ने दोषी कबूल किया। उसे निलंबित सजा और 5 साल की प्रोबेशन मिली। टॉमी वेल्च के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जो एल्गोराड का आखिरी शिकार था। उन्हें मेहनती बताया गया है, जो गुजारे के लिए संघर्ष करता था और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करता था। उन्हें कारों में भी गहरी रुचि थी और वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। अक्टूबर 2009 में जोश के लापता होने के 3 महीने बाद वे अपने भाई के क्लेमेंट्स अपार्टमेंट में परिवार से मिलने जाने वाले थे। उन्हें आखिरी बार अक्टूबर की शुरुआत में शाम 7:30 बजे पेड्रो स्टेशन पर देखा गया था। फिर वो अचानक गायब हो गए। मैट फ्लावर्स एल्गोराड के पूर्व मित्र हैं, जिन्होंने द डेविल यू नो में उनका वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जो कहीं नहीं जा रहा था और कभी कुछ सकारात्मक करना नहीं चाहता था। साथ ही यह भी जोड़ा कि वो बेहद दुष्ट था। हाई स्कूल के बाद मैट ने सेना ज्वाइन की और लौटने पर सब कुछ बदल गया था। डिक्सी रॉस, एल्गोराड की मंगेतरों में से एक और मैट की पूर्व प्रेमिका, ने नवंबर 2009 में मैट से मुलाकात की और बताया कि एम्बर बर्च ने एक रात उसे लाश दफनाने में मदद करने के लिए बुलाया और धमकाया कि मना करने पर अंजाम भुगतना पड़ेगा। जमीर से लड़ने के बाद मैट ने पुलिस में डिक्सी का नाम छुपाकर गुमनाम रिपोर्ट की। फरवरी 2010 में फोर्साइथ काउंटी शेरिफ ने एल्गोराड की नॉब हिल ड्राइव संपत्ति की तलाशी ली, पर हत्या का सबूत नहीं मिला। इस संपत्ति की पूरी तरह से जांच होने में 4 साल और लग गए, जब जांचकर्ताओं ने वास्तव में मानव अवशेष खोजे। 5 अक्टूबर 2014 को अधिकारियों ने घर के पीछे के बगीचे से अपनी तलाशी शुरू की, जहां उन्होंने मिट्टी और घास में गड़बड़ी देखी। पहला कंकाल दोपहर मिला। थोड़ी देर बाद दूसरा शव भी मिला। अधिकारियों ने सड़ी बदबू से बचने के लिए मास्क और बॉडी सूट पहनकर घर की तलाशी ली। 10 अक्टूबर को खबर आई कि शवों की बरामदगी के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 35 वर्षीय एल्गोराड, 24 वर्षीय एम्बर बर्च, 28 वर्षीय क्रिस्टल मैटलॉक। एल्गोराड बिर्च पर टॉमी की हत्या व अपराध के बाद सहयोग का और मैटलॉक पर जोश का शव दफनाने में मदद का आरोप लगा। 3 दिन बाद शवों की पहचान लापता पुरुषों टॉमी वेल्च और जोश वेज़लर के रूप में हुई। विंस्टन सलेम जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार
पुलिस को लगा कि जोश जुलाई 2009 में गोली लगने से पहले 2-3 हफ्ते एल्गोराड के क्लेमेंस वाले घर में रहा था। सिंथिया ने बताया कि उसके पास रहने की जगह नहीं थी और हीटर भी बंद कर दिया गया था। उसने पूछा, क्या वो सोफे पर सो सकती है? मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे जॉन के दोस्त पसंद थे। इस दौरान टॉमी को बर्च और एल्गोराड ने पेट्रोल पंप से पकड़ा, जहां वे साथ घूमते और शराब पीते थे। कानून प्रवर्तन एजेंसियां हत्याओं का ठोस मकसद नहीं ढूंढ पाईं, पर बताया गया कि टॉमी सोफे पर बैठा था। तभी बिर्च ने 0.22 कैलिबर राइफल से उसके सिर के पीछे 2 गोली मारी। 3 महीने पहले एल्गोराड ने इसी हथियार से जोश के सिर में 3 और धड़ में 4 गोलियां मारकर हत्या की थी। उसका शव हफ्तों तक घर में ही पड़ा रहा, इससे पहले कि बर्च साउथ कैरोलिना से घर लौटे और उसे दफनाने में एल्गोराड की मदद करे। आखिरकार बिर्च ने हत्या, हथियारबंद डकैती और हत्या के बाद सहयोगी होने का दोष कबूल किया। अभियोजन ने आरोप लगाया कि उसने टॉमी की हत्या की और जोश को दफनाने में मदद की। बचाव पक्ष की याचिका समझौते के चलते बिर्च को 3 लगातार जेल सजाएं मिली। कुल अवधि 30 साल 8 महीने से 39 साल 2 महीने तक थी। जूली बोयर के अनुसार एल्गोराड ने बिर्च के साथ उनके रिश्ते में शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार किया और एक से अधिक बार कानून प्रवर्तन अधिकारियों को घरेलू विवादों और रिपोर्ट की गई हिंसा का जवाब देने के लिए घर बुलाया गया था। बिर्च के एक और दोस्त ने याद किया कि एल्गोराड से मिलने से पहले बिर्च बाइबल अध्ययन सत्रों में भाग लेती थीं, लेकिन उसके बाद वो उसकी जीवन शैली में और उसकी पहचान में डूब गईं। बोयर ने यह भी जोड़ा कि उनके क्लाइंट को शायद मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं, ये बताते हुए कि जोसेफ चैंडलर मामले में एल्गोराड की सजा का एक हिस्सा उसकी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए सत्रों में भाग लेना था और बिर्च उसे इन सत्रों में ले जाती और वापस लाती थीं। एक मौके पर वहां एक पेशेवर ने सुझाव दिया कि वो इलाज करवाए, पर लगता है उसने नहीं करवाया। बॉयर ने कहा कि बिर्च को पछतावा था, पर उसने कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। क्रिस्टल मैटलॉक ने प्रथम श्रेणी हत्या के बाद साजिश में सहयोग करने का दोष स्वीकार किया। उसे 3 साल 2 महीने से 4 साल 10 महीने तक जेल हुई। 28 अक्टूबर 2015 को सुबह 3 बजे एल्गोराड रैले की सेंट्रल जेल में अपनी सेल में बेहोश मिला, जब वह मुकदमे का इंतजार कर रहा था। मेडिकल स्टाफ की कोशिशों के बावजूद सुबह 4 बजे उसे मृत घोषित किया गया। क्लेमेंस में अफवाह थी कि एल्गोराड ने अपने दांतों से अपनी बांह घायल कर धमनी तोड़ ली थी। दुर्भाग्यवश कानून प्रवर्तन ने मामले पर स्पष्टता नहीं दी। एल्गोराड की मौत की घोषणा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बहुत कम जानकारी मिली। फोर्सिथ काउंटी शेरिफ कार्यालय के चीफ डिप्टी ब्रेड स्टैनली ने बताया कि एल्गोराड की एक बांह पर घाव था और सेफ कीपिंग ऑर्डर के चलते मामले की खास जानकारी साझा नहीं की जा सकती। अधिकारियों ने पत्रकारों के इन सवालों का जवाब नहीं दिया कि मौत से पहले उनका व्यवहार कैसा था, कोई संदिग्ध परिस्थिति थी या उन्होंने पहले भी जान लेने की कोशिश की थी। इसके अलावा एल्गोराड की सेल की पूरी तलाशी में कोई हथियार या उपकरण नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उनके दांत क्षतिग्रस्त थे और उन्होंने अपने ही दांतों से धमनी छेद ली, जिससे खून बहने से मौत हुई। इससे लोगों ने पूछा कि उन्हें अकेला क्यों छोड़ा गया, क्योंकि इसमें समय लगता है। जोश की मां मार्था ने निराशा जताई कि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उनके बेटे को क्यों निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, इससे साफ है कि उसे पता था उसने क्या किया, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। आज तक एल्गोराड की मौत को लेकर कई सवाल बाकी हैं, लेकिन वो उस साल सामने आई एकमात्र बात नहीं थी जिसने लोगों को हैरान कर दिया। एम्बर बर्च की सुनवाई में पता चला कि एल्गोराड की मां सिंथिया काम पर जाते वक्त तेज आवाज सुनी। वो कमरे से निकली तो बेटे को जोश पर बंदूक ताने देखा, लेकिन पुलिस से संपर्क करने की बजाय सिंथिया अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। बाहर आकर उनके बेटे ने रिपोर्टेडली कहा
कि वो जोश की मौत सुनिश्चित करेगा। जासूसों के अनुसार अक्टूबर में टॉमी वेल्च की हत्या के बाद सिंथिया ने बिर्च और एक महिला को उसका शव पिछवाड़े ले जाते देखा। 2011 में तलाशी वारंट सामने आने पर पता चला कि सिंथिया ने टॉमी की हत्या की रिपोर्ट पुलिस को दी थी और अपने बेटे की गर्लफ्रेंड एम्बर बर्च पर आरोप लगाया था। फिर भी अधिकारियों ने कहा कि बिर्च पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। उन्होंने सिंथिया से संपत्ति की तलाशी की अनुमति मांगी, लेकिन सिंथिया ने मना कर दिया। जांचकर्ताओं का मानना है कि वो अपने बेटे की रक्षा करने की कोशिश कर रही थीं। नतीजतन आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक ये साफ नहीं है कि सिंथिया पर इन दोनों मौतों के लिए आरोप क्यों नहीं लगे। सिंथिया की पूर्व मित्र, जो उसके बेटे को बचपन से जानती हैं, मानती हैं कि एल्गोराट के ऐसे बनने के लिए सिंथिया जिम्मेदार है। सिंथिया ने एल्गोराट को 13 साल की उम्र में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन वो इससे असहमत थीं, क्योंकि बताया गया कि उसके सौतेले पिता दुर्व्यवहार करते थे और मित्र को लगता था सिंथिया उसे खराब माहौल में पाल रही थी। इसके अलावा वह जानती थीं कि सिंथिया बहुत ज्यादा शराब पीती थीं और अक्सर अपने घर पर पुरुषों को बुलाती थीं या फिर एल्गोराट को लंबे समय तक अकेला छोड़ देती थीं ताकि वह खुद अपना ध्यान रख सके। बिर्च, मैटलॉक और एल्गोराट की गिरफ्तारी के बाद बताया जाता है कि सिंथिया ने अपने बेटे के साथ साझा किए गए नोबल ड्राइव वाले घर को छोड़ दिया और चुपचाप रहने लगीं। 2015 के अप्रैल में उस संपत्ति को रहने लायक न मानते हुए गिरा दिया गया था। कई निवासी हाउस ऑफ हॉरर्स के हटने से खुश थे, लेकिन एक को डर था कि एल्गोराट जेल से छूटकर वहीं लौट आएगा। चैड नैंस सहित अन्य लोगों ने इतनी जल्दी विध्वंस की आलोचना की। उन्हें लगा कि समुदाय और पुलिस इस बात से ध्यान भटका रहे थे कि इस मामले को कितनी खराब तरीके से संभाला गया था। उन्होंने बताया कि कई स्थानीय लोग जानते थे कि एल्गोराट अपराधी है, पर बहुत कम लोग पुलिस गए और उन पर एजेंसियों ने भरोसा नहीं किया। आखिर किसने पूरे 5 साल इंतजार किया उसके पीछे के बगीचे की तलाशी लेने से पहले? चैड ने कहा, एक समाज के रूप में हम असफल हो रहे हैं। इन सवालों के जवाब आसान नहीं मिलते, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं, अगर आप किसी को खुद को पूरी तरह बर्बाद करते या खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाते देखते हैं तो आपको इसका सामना सीधे करना होगा। जोश की पूर्व साथी स्टेसी ने भी यही कहा और जोड़ा कि पाजुजू छोटा था तब भी कुछ लोग जानते थे कि समस्या है। वो कैसे नजरअंदाज हो गया? एल्गोराट और साथियों की गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों बाद मीडिया ने उन्हें शैतान बता दिया और उनके शैतान पूजा, पशु बलि और रक्त अनुष्ठानों को तमाशा बना दिया। डॉक्यूमेंट्री निर्माता पैट्रिशिया गिलेस्पी ने कहा कि कुछ मीडिया इसे सेक्स कल्ट बता रहे थे, जबकि असल में ऐसा नहीं था। ये बस कुछ लोग थे जो एक गंदे घर में रह रहे थे। ये कुछ लड़कियां थीं जिन्हें कम या ज्यादा हद तक इतना प्रताड़ित किया गया कि वे दूसरों को भी प्रताड़ित करने लगीं, क्योंकि उन्हें एक गंदे घर में बहुत सारी ड्रग्स के साथ छोड़ दिया गया था। उन्हें मारा जाता था और धमकाया जाता था। लोग ओ देखो शैतान की दुल्हनें कहना आसान समझते हैं, बजाय सिस्टम की महिला विरोधी सोच और गरीबों की उपेक्षा को उजागर करने के। उनकी वाइज डॉक्यूमेंट्री द डेविल यू नो एल्गोराट की मौत के बाद बचे लोगों और उनके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, शराब या नशे की लत जैसे संघर्षों पर केंद्रित है। गिलेस्पी और चैड नैंस के अनुसार एल्गोराट के लंबे समय तक आजाद रहने का एक कारण सिस्टम की विफलताएं थीं। पुलिस ने जो सामने आए लोगों की बातों पर भरोसा नहीं किया और जोश, टॉमी जैसे लोगों को बस लापता मान लिया। अगर बचपन में एल्गोराट की मानसिक सेहत का ठीक से इलाज होता तो शायद वो बड़ा होकर इतना हिंसक न बनता। पैट्रिशिया ने कहा, हमने उन्हें गायब होने दिया। हम आमतौर पर उस गहरी हिंसा को नहीं देखते जो पूरे समुदाय में होती है, और मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। एल्गोराट को जानने वाले मानते हैं कि उसके और शिकार हो सकते हैं, चाहे उसके और शिकार हों या नहीं। ये साफ है कि उसकी हरकतों का नतीजा क्लेमेंस के छोटे से समुदाय के लिए बेहद विनाशकारी रहा, जिन्हें अब बिखरे टुकड़े समेटने के लिए छोड़ दिया गया है। टॉमी, जोसेफ और जोश के परिवारों को शायद कभी पता न चले कि वे क्यों निशाना बने। मार्था वेज़लर ने कहा कि एल्गोराट ने मरते समय
कायरो वाला रास्ता चुना और जोड़ा आशा करते हैं कि वह नर्क में जले।